हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉलिटिकल साइंस में। इसके पहले हमने अरस्तू की राज्य उत्पत्ति सिद्धांत के बारे में पढ़े थे। राज्य का क्या उद्देश्य होता है और राज्य की क्या विशेषताएं होती हैं। और दूसरे वीडियो में हमने अरस्तू की रचनाएं, अरस्तू और प्लेटो की तुलनात्मक जो क्या विचार है उसको पढ़े थे। आज हम अरस्तू की नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर का ये एक अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए आइए दोस्तों, आज हम अरस्तू की नागरिकता के बारे में बात करते हैं कि अरस्तू किन व्यक्ति को नागरिक बनाना चाहता है और किन व्यक्ति को ये नागरिक की कोटि में नहीं रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अरस्तू एक नागरिक के बारे में क्या विचार रखता है। अरस्तू कहता है, नागरिकता का सर्वप्रथम वर्णन अरस्तू ने किया है। हम मान सकते हैं कि इसके पहले किसी ने भी नागरिकता का वर्णन अपने विचारों में नहीं दिया है, लेकिन अरस्तू सर्वप्रथम नागरिकता की बात करता है। नागरिकता ग्रीक पर्याय पोलिटियाई है। मतलब ये ग्रीक में इसको पोलिटियाई बोलेंगे। अरस्तु जब नागरिकता दास प्रथा की बात करता है तब मूल रूप से उसके विचारों में रूढ़िवादिता दिखाई देती है। यानी हम कह सकते हैं जब अरस्तु नागरिकता की बात करता है और दास प्रथा की बात करता है, थोड़ा सा यहाँ अपने विचारों से रूढ़ हो जाता है, यानी कठोर दिखाई देता है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मूल निवास, जन्म स्थान, कानूनी अधिकारों को अरस्तु नागरिकता का आधार नहीं मानता है, बल्कि वह नागरिकता की परिभाषा देते हुए कहता है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि वो किन व्यक्तियों को नागरिकता नहीं देना चाहता है। तो वो कहता है कि मायने नहीं रखता है कि व्यक्ति मूल निवास उसका कहाँ से है, जन्म स्थान क्या है, कानूनी अधिकार उसके क्या हैं। इससे किसी की व्यक्ति की नागरिकता तय नहीं की जा सकती है, बल्कि एक नागरिक के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए वो इसके बारे में बताता है। तो चलिए देखते हैं वो क्या कहता है एक नागरिक के बारे में। वह व्यक्ति जो राज्य के विचार विमर्श, विधायी, न्यायिक कार्यों में भाग लेता है वही राज्य का नागरिक कहलाता है। अरस्तु यह कहना चाहता है कि जो राज्य के बारे में सोचता है, विचार विमर्श करता है, उसके कार्यपालिका न्यायपालिका में भाग लेता है, वही राज्य का नागरिक कहलाता है। अन्यथा और कोई दूसरा व्यक्ति नागरिक नहीं कहलाता है। वो चाहे क्यों ना मूल रूप से वहाँ का निवासी क्यों ना हो और क्यों ना वह उसके पास अधिकार हो, कानूनी अधिकार हो, और वो वहाँ का रहने वाला हो, वहाँ पे उस स्थान पे उसने जन्म लिया हो, ऐसा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ मायने रखता है कि जो व्यक्ति राज्य के विचार विमर्श में अपना भागीदारी लेता हो और कार्यपालिका न्यायपालिका में पार्टिसिपेट करता हो, वही व्यक्ति राज्य का नागरिक कहलाएगा। इसका यह मतलब हुआ कि एक न्यायाधीश के रूप में कार्य करना अथवा जनप्रतिनिधि सभाओं का सदस्य होना किसी व्यक्ति को नागरिकता का पात्र बनाता है। यह कहना चाहता है कि कोई जो व्यक्ति है, यानी जिस नागरिक की ये बात करता है, वह नागरिक एक न्यायाधीश के रूप में यानी कि एक न्यायाधीश के रूप में अपने कार्य को संभाले और जनप्रतिनिधि सभाओं में, यानी जो सभाएं बैठती हैं राज्य के लिए विचार विमर्श करने के लिए, उसका ये पूर्ण रूप से भागीदारी है, उसका सदस्य बने, वही व्यक्ति नागरिकता का पात्र कहलाएगा। अन्यथा वह पात्र इसका नहीं कहलाएगा। अब हम आगे बात करते हैं। चलिए अरस्तु क्या कहता है। एक नागरिक के पास संपत्ति, दास, अवकाश और शैक्षणिक अनुभव होना अरस्तु आवश्यक बताता है। वह एक नागरिक को कैसे देखना चाहता है, वह कहता है वही व्यक्ति नागरिक कहलाएगा जिसके पास संपत्ति हो, दास हो और उसके पास उचित अवकाश यानी समय हो, समय की कमी अभाव ना हो, शैक्षणिक अनुभव हो यानी उसके पास शैक्षिक योग्यता हो, ताकि जनप्रतिनिधि सभाओं में अपने विचार विमर्श को आराम से वो रख सके और एक राज्य को चलाने में उसकी अहम भूमिका निभा सके। अरस्तु देखिए क्या कहता है, क्यों वह इन चीज़ों को क्यों मानता है, दास को, अवकाश को और शैक्षणिक अनुभव, संपत्ति को वो क्यों मानता है। तो वो कहता है
विश्राम हेतु तथा चिंतन हेतु दास का होना आवश्यक है, जिससे एक नागरिक आराम से विचार मनन और जनप्रतिनिधि सभाओं में भागीदारी कर सके। यानी अरस्तु कहना चाहता है कि जो नागरिक रहेगा, अगर उसके पास दास रहेगा, यानी अगर हम किसी सर्वेंट को रखते हैं तो हमारे काम को आसान कर देता है, जिससे हमें उचित समय मिल पाता है। तो इसी आधार पर अरस्तु भी कहता है कि एक नागरिक के पास उसका दास होना आवश्यक है, क्योंकि अगर दास रहेगा तो उसे आराम से राज्य के बारे में सोचने समझने और राज्य की सभाओं में भागीदारी करने का मौका मिल सकेगा। इसके लिए विश्राम यानी विश्राम के लिए संपत्ति धारण करना तथा दासों को रखना वह आवश्यक मानता है। वह कहता है एक संपत्ति धारक व्यक्ति ही दास को रखेगा और अपने लिए अवकाश को प्राप्त कर सकेगा, जो इस एक राज्य के लिए आवश्यक मानता है। अब हम देखेंगे कि अरस्तु क्या कहता है। अरस्तु कहता है दास राज्य की आवश्यक दशाएं हैं, जबकि मालिक राज्य का आवश्यक अंग। अरस्तु कहता है एक जो दास होता है वह एक आवश्यक दशा है, जबकि मालिक राज्य का आवश्यक अंग होता है। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अरस्तु अपनी नागरिकता की अवधारणा में क्या क्या रखना चाहता है और किसे नागरिकता वो नहीं देना चाहता। यहाँ पे हम देखेंगे अरस्तु द्वारा दर्शाई गई नागरिकता की अवधारणा में निम्नांकित वर्ग नागरिकता से वंचित हैं, यानी वो किन किन लोगों को नागरिकता से वंचित करना चाहता है। तो चलिए देखते हैं वह किन लोगों को नागरिकता नहीं देने की बात करता है। तो सबसे पहले देखते हैं वह सभी दासों को नागरिकता नहीं देना चाहता है। इसका कारण वह यह बताता है कि सभी दास किसी न किसी उद्देश्य के साधन हैं, वे सिर्फ शारीरिक श्रम के लिए बने होते हैं। यानी वो कहना चाहता है कि दास के पास अपना कोई उचित उद्देश्य नहीं होता है, वो सिर्फ शारीरिक श्रम करते हैं, इसलिए उन्हें नागरिकता नहीं देनी चाहिए। अब हम दूसरा बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हमारा आता है सभी व्यापारी। वह व्यापारियों को भी नागरिकता देने की बात नहीं करता है, क्योंकि वो कहता है जो सदैव अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, विश्राम नहीं करते हैं, समय की कमी के कारण ये जनप्रतिनिधि सभा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। यानी अरस्तु का कहना है कि जो व्यापारी वर्ग होता है वह निरंतर अपने कार्य में व्यस्त रहता है, उसे यहाँ वहाँ आना जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके पास समय का अभाव होता है। इसीलिए अरस्तु कहता है कि वह जनप्रतिनिधि सभा में नहीं सम्मिलित हो पाएगा, वह अपनी भागीदारी को नहीं निभा पाएगा, इसलिए वह सभी व्यापारियों को भी नागरिकता से वंचित करता है। तीसरे नंबर पे अरस्तु महिलाओं की बात करता है। वो कहता है कि नागरिकता हेतु अब ये महिलाएं जो होती हैं अपात्र होती हैं, उनमें कम बौद्धिक क्षमता होती है। वह कहता है कि महिलाएं केवल गृहस्थी कार्य, बच्चों के पालन पोषण में संलग्न रहती हैं। यानी अरस्तु का मानना है कि जो महिलाएं होती हैं वो सिर्फ गृहस्थी के कार्य के लिए बनी होती हैं। महिलाएं नागरिकता के लिए पात्र नहीं होती हैं, क्योंकि उनमें जो बौद्धिक क्षमता का विकास है वो कम होता है। इसलिए अरस्तु कहता है महिलाओं को भी नागरिकता के वर्ग से वंचित कर देना चाहिए। अब हम चौथा देखेंगे कि अरस्तु क्या कहता है। वह सभी बच्चों को कहता है कि बच्चे भी, क्योंकि वो निर्णय लेने में अपरिपक्व होते हैं, इसलिए बच्चों को भी नागरिकता से वंचित करता है। सभी बूढ़े, यांत्रिक यानी इंजीनियर, विदेशी व्यक्ति को भी वह नागरिकता में नहीं रखता है। अब हम लास्ट में देखेंगे कि बार्कर ने अरस्तु की नागरिकता के बारे में क्या कहा है। बार्कर कहता है अरस्तु की नागरिकता की कल्पना राज्य में करदाता के रूप में ना होकर बल्कि एक शेयर होल्डर यानी अंशधारी के रूप में है। वह कहना चाहता है कि जो अरस्तु की नागरिकता की कल्पना है वह एक करदाता यानी वहाँ का नागरिक नहीं हो सकता, सिर्फ वह एक शेयर होल्डर है। यानी वह अपने समय को और अपने विचार विमर्श को उसमें रखता है, यानी एक नागरिक जो है राज्य के प्रति अंशधारी या शेयर होल्डर का काम करता है। इसी क्रम में हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपको अरस्तु के परिवार के विचार विमर्श के बारे में पढ़ेंगे कि अरस्तु एक परिवार में किन किन लोगों को और किन आधार पर रखता है।
और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम अरस्तू की दास प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।